हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। हम लोग कल तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में स्टडी किया था, ठीक है ना। चार्ज के बारे में स्टडी किया था और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और उसका फॉर्मूला भी ड्राइव किया था हम लोगों ने। क्या था? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, ये जनरल एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज हम लोग चार्ज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है ना, और अदर फैक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे। देखो क्या कि सबसे पहला यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो ध्यान रखना, जो चार्ज का यूनिट होता है वो होता है कूलाम, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। यानी मान लो आपने कह दिया कि किसी ने कहा क्वेश्चन में Q इज इक्वल टू 5C, इसका मतलब जो चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 कूलाम वैल्यू है। चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 कूलाम, ठीक है ना। तो जो चार्ज का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? कूलाम, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो ध्यान रखना, इसकी एक फिक्स वैल्यू रहेगी, इसकी एक फिक्स वैल्यू रहेगी। यानी वैल्यू ऑफ वन चार्ज, वैल्यू ऑफ वन चार्ज यानी एक चार्ज की वैल्यू कितनी रहेगी। तो वो वैल्यू जो रहेगी वो लर्न करनी है आपको मैक्सिममली, वो कभी चेंज नहीं होगी, आगे तक भी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो वो ध्यान रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इन सेटअप्स को यूज करते हुए अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करें। और मैं क्लियर कर दूं बेटा, न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से देखना, पहले जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहले न्यूमेरिकल को समझना है क्या कह रहा है वो न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, मान लीजिए इन अ बॉडी 320 charge available. What is the total charge of the body? जनरल एक क्वेश्चन लिया है मैंने, तो कि एक बॉडी है जिसमें टोटल कितने चार्ज हैं? 320 चार्ज, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। यहां पर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इन अ बॉडी 320 चार्जेस अवेलेबल, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस available in the body is equal to 320. Total number of charges available in the body is 320. तो यानी n की वैल्यू तो कितनी हुई हमारे पास में? 320, ठीक है। और e की वैल्यू फिक्स होती है, यानी एक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q का हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था Ne, यानी Q क्या था? टोटल चार्ज। Q हमारे पास में क्या था? टोटल चार्ज। और E क्या है? द वैल्यू ऑफ वन चार्ज। और टोटल चार्ज कितने हैं? 320। तो Q कितना हो जाएगा? 320 मल्टीप्लाई विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर इजी गोइंग वे में मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कुछ क्वेश्चन इस तरह से मिले आपको, लेट वी कंसीडर।
मान लो क्वेश्चन में कह देता है कि इफ द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज 72, या थोड़ा सा इसी को ले लेते हैं, 48 कूलम. If the total charge of a body is 48 coulomb, how many number of charges available in the body? उस बॉडी में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे जब उस बॉडी का टोटल चार्ज कितना है 48 कूलम, यानी Q की वैल्यू कितनी दे दी आपको बेटा 48 कूलम दे दी आप लोगों को, ठीक है ना. और स्मॉल q कितना होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसको e से डिनोट करते थे हम लोग, ठीक है ना. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है n, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना. तो अगर वो कैलकुलेट करना है हमें तो वही लाओ फॉर्मूला है हमारे पास में, q इज इक्वल टू ne. सो व्हाट इज द n, q इज q अपॉन e. सो q क्या हो गया 48 अपॉन e 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या सेटअप है. वैसे तो आप लोगों ने 9th क्लास में अच्छे से ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना. तो मैं समझता हूँ शायद ये आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना. इंटू 10⁻⁻19. देखो ये नेगेटिव टर्म है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये टर्म किस में होगी पॉजिटिव में. तो 448 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 इधर जाएगा और 16 3 ज़ा 48 30. ओके, तो कितना हो गया बेटा जरा देखना एक बार. ये हुआ हमारे पास में 30 इंटू 10⁻⁹ कूलम, या फिर 3 इंटू 10⁻20, सॉरी कूलम नहीं, इतने नंबर ऑफ, यानी ये क्या आया हमारे पास में n की वैल्यू, यानी एक बॉडी के अंदर इतने चार्जेस अवेलेबल होंगे हमारे पास. ओके, तो एक बार इसको स्टडी करो अच्छे से और फिर देखो. ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और जो मटेरियल्स होते हैं हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में यूज लेते हैं, मतलब पढ़ेंगे जिन मटेरियल्स के बारे में, तो उन मटेरियल्स को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहले कंडक्टिंग मटेरियल्स जिनको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, दूसरे होते हैं सेमी कंडक्टर्स और तीसरे होते हैं बेटा इंसुलेटर्स. अब ये क्या होते हैं वैसे आई थिंक, चलो इसको अगर हटा दूं मैं, ठीक है. तो कंडक्टर और सेमी इंसुलेटर्स इसके बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है अच्छे से कि कंडक्टर्स क्या होते हैं. जिसके कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है पास हो सकता है, ठीक है ना. और इंसुलेटर्स कौन से होते हैं जिसमें से पास नहीं हो सकता. तो अभी आप लोगों ने केवल ये पढ़ा था कि कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है और इंसुलेटर्स में से वो पास नहीं हो सकता. अब बात यहां आती है कि ऐसा होता क्यों है और क्या सेटअप है इनके लिए. तो थोड़ा सा हम लोग इस बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स की. देखो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब फ्री कंडीशन में होता है, फ्री कंडीशन में क्या करता है मूव करता है. जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री कंडीशन में मूव करता है, ठीक है ना, तभी इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है, ठीक है ना. तो अभी इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. आप लोगों ने केमिस्ट्री में 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, उसके बारे में एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने. तो आपने उसमें देखा होगा कि मान लो कोई भी एक मटेरियल है, मान लो हम लोग सोडियम लेते हैं. क्या लिया हम लोगों ने सोडियम लिया. तो सोडियम का आई थिंक 11 होता है,
ओके, चलिए देखते हैं। अब यहां पर इसके जैसे सोडियम है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 और 2 10। अब जो उसके बाद जो ऑर्बिट आया उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा या नहीं बचा, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि वो अपना ऑक्टेव कंप्लीट करे, ठीक है ना, मतलब कोई भी ऐसा इनकम्प्लीट ऑक्टेव ना रहे। तो अब यहां तो देखो भाई, पहले ऑक्टेव में 2 होते हैं, सेकंड ऑक्टेव में 8 होते हैं और थर्ड ऑक्टेव में भी 8 होते हैं, बट यहां पर तो इसका कितना बचा आया, केवल 1 आया। तो इसका मतलब इसको अपना ये वाला ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसको रिक्वायर्ड है। अब 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देने वाला, इतना कोई दानवीर नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दे। तो उससे अच्छा तो ये है ना कि अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये स्टेट तो हट गया। अब तो इसका ऑक्टेव कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसी वजह से सोडियम पर कितना चार्ज आता है बेटा, +1 चार्ज आइडेंटिफाई। ओके, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करवाते हैं। अब बात आती है कि सर इसका कंडक्टर से क्या मतलब है। देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होती है, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है ना। तो अभी मैं अगर बात करूं कंडक्टर्स के लिए, अभी मैं अगर बात करूं कंडक्टर्स के लिए, तो कंडक्टर्स में होता क्या है, देखो जरा गौर से। छोटी सी चीज है, दिमाग में रखो अपने, अगर ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा अभी अभी के लिए समझ। कोई भी मटेरियल होता है उसके अंदर 2 बैंड होते हैं बेटा, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है, यहां लिखता हूं मैं, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब होता क्या है कि मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आपके कौन से बैंड में रहते हैं, वो आपके बैलेंस बैंड में रहते हैं, ठीक है ना। अब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों में ऐसा क्या सेटअप होता है कि भाई इसमें से तो आराम से करंट पास हो जाती है, इंसुलेटर में नहीं होती है, और सेमीकंडक्टर का भी मैं बताऊंगा। तो होता क्या है, मैं ये डायग्राम है इसको ड्रॉ कर रहा हूं, इसको जरा गौर से देखना। होता क्या है, जो कंडक्टर्स होते हैं उन कंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का जो ये जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, मतलब कम ही, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ओवरलैप कंडीशन में होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे होते हैं, इस तरह से ओवरलैप कंडीशन में होते हैं। तो होता क्या है कि एट रूम टेम्परेचर पर ही जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके कहां पहुंचते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं। और जब, ध्यान रखो, ये जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तभी ये इसके अंदर से क्या पास हो सकता है, करंट पास हो सकता है। यानी कंडक्शन बैंड कंडक्टर की तरह तभी वर्क करेगा जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें पहुंचेंगे बेटा, कंडक्शन बैंड में। और ये कंडक्टर्स में इजीली क्यों हो पाता है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बेटा, ओवरलैपिंग कंडीशन में अवेलेबल, ठीक है। तो ये जो सेटअप होता है वो आपका कंडक्टर्स के लिए होता है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कंडक्टर से, सेमीकंडक्टर से पहले मैं बात करता हूं इंसुलेटर के लिए, ठीक है ना।
तो इंसुलेटर में क्या होता है, चलिए सब सेमीकंडक्टर से ही बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये जो वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली तो कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो ये कंडक्शन बैंड में कब पहुंचेंगे? होता क्या है, हर इलेक्ट्रॉन एक हर एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। भाई जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भाई मान लो आपको कहीं स्टडीज के लिए आपको कहीं अगर बाहर जाना पड़े, ठीक है ना, मान लो फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर जा रहे हैं स्टडीज के लिए, तो सबसे बेसिक चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी वो किस चीज की पड़ेगी? पैसे की पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। भाई आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास पैसे हैं तो आप बुक्स खरीद सकते हो आराम से, ठीक है ना। आपके पास बेड नहीं है, आपके पास में कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट पैसे हैं आपके पास, तो ऑब्वियसली बात है आप परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो पैसा उस टाइम के लिए आपकी नीड हुई, ठीक है, यानी अगर आपके पास में पैसे हैं, ठीक है, तो आप अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हो और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी गोइंग वे में आपका सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो सेम जब इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ मूव करवाना है तो उसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। ओके, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहां पर यही सेटअप हम लोगों को यूज करना है। तो कंडक्टर में तो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर वर्क कर रहे थे? केवल और केवल रूम टेम्परेचर पर वर्क कर रहे थे। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो तब वर्क करेंगे जब टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा किससे? रूम टेम्परेचर से, ठीक है। यानी अगर हमें सेमीकंडक्टर में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो पहले उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा हमें। उस कंडीशन में क्या होगा, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा और वो एनर्जी कहां ट्रांसफर हो, उस एनर्जी की वजह से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जंप करेंगे? आपके कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, ठीक है ना। अब मैं सेमीकंडक्टर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूं आपको। आप अच्छे से जानते हैं सोलर सेल, आपके सोलर पैनल्स होते हैं नहीं होते। अब सोलर पैनल्स कब वर्क करते हैं? जब उसके ऊपर सूरज की किरण पड़ती है, धूप पड़ती है। अब धूप पड़ रही है यानी क्या मिल रही है उसको? एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी मिल रही है इट मींस दैट कि अब उसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां आएंगे? कंडक्शन बैंड में आएंगे, और फिर वो क्या पास करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगे, ठीक है। अब बात आती है इसका नाम सेमीकंडक्टर क्यों रखा गया? बिल्कुल, सेमी यानी आधा, यानी देखो कैसे कि अगर टेम्परेचर जो है किसके इक्वल है? रूम टेम्परेचर पर है, तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा। तो इसका मतलब इस टाइम पर तो ये बिल्कुल किसकी तरह वर्क किया? एज अ इंसुलेटर की तरह वर्क किया। बट अगर टेम्परेचर ज्यादा है किससे? रूम टेम्परेचर से, ठीक है, देन ये वर्क करने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब इसी वजह से, यानी आधे कंडीशन में कंडक्टर है ये। यानी कब कंडक्टर है? जब ये इसका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से ज्यादा है तब तो ये कंडक्टर है, और ये इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से अगर कम है, ठीक है, तो ये क्या, सॉरी, रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर के इक्वल कंडीशन में है, तो ये किस तरह वर्क करने लगेगा? इंसुलेटर की तरह। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग? सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। अब बात आती है इंसुलेटर के लिए। ओके, अब इंसुलेटर के लिए जब हम लोग बात करते हैं, इंसुलेटर में क्या होता है जनरली, ये आपका वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड। अब इसमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो क्वाइटली
ज्यादा होता है, मतलब हाई गैप होता है इनके बीच में, लार्ज गैप होता है जनरली। अब वो गैप ज्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। अब बोलते हैं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं। तो होता क्या है भाई, ठीक है आप एनर्जी दो, आप जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाओगे ऑब्वियसली बात है इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन स्टेट में पहुंचेंगे। बट पता पड़ा कि भाई आपने एनर्जी बढ़ा दी, तो एनर्जी बढ़ाने से ठीक है ये तो एक्साइटेशन स्टेट में आ रहे हैं, बट उससे पहले आपका मटेरियल जो है वही जल गया, हो सकता है बिल्कुल वो मटेरियल ही खराब हो गया, तो फिर उसका मतलब भी क्या निकलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट हम लोग देखते हैं कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, और वो अगर जाएंगे नहीं तो ये किसकी तरह वर्क करने लगेगा बेटा, इंसुलेटर की तरह, यानी इसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन का केवल और केवल एक ही एक फॉर्म है, कार्बन की जो फॉर्मेशंस होते हैं उनमें केवल एक यही फॉर्म है जो कंडक्टर की तरह वर्क करने लगती है, ठीक है ना। वाटर है, ये आपका कंडक्टर है, आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं इंसुलेटर्स के लिए। तो इंसुलेटर्स में जनरली हम लोग दो आइडेंटिफाई करते हैं, और भी होते हैं जनरली बट हम लोग दो आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है बेटा सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम, ठीक है ना। एक तो होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम, ठीक है ना। सॉरी इंसुलेटर नहीं, सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। अब बात आती है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर कौन से होते हैं जनरली, आपके जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वैक्स हो गया, तो इस तरह की जो कंडीशन जहां से करंट पास नहीं हो सकती है वो आपके इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, ओके।